नमस्कार, मैं संजय बेड़िया गिरगांवकर। मेरे YouTube मंच 100 न्यूज बाय संजय बेड़िया गिरगांवकर में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे मंच पर मैंने मुंबई के, हमारे देश के कॉमन पीपल, एक साधारण व्यक्ति जो अपनी दिल की बात सरकार से कहना चाहते हैं, पर उन्हें ऐसा कोई मंच नहीं मिलता कि जिस पर वह अपने दिल की बात कहें, वह देश के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आज मैं मेरे पैनल के अंदर 3 महानुभावों को लेकर आया हूं। मेरे लेफ्ट में जो बैठे हैं मुकेश बरथवाल, ये फिल्म फोटोग्राफर हैं। मेरे दाएं साइड बैठे हैं नितिन देशमुख जी, ये संघ के विचारों की बात करते हैं। और एकदम साधारण आदमी जो रोज कमाता है और रोज खाता है, कमल खेमचंद खत्री। ऐसे 3 सदस्य आज मेरे YouTube मंच पर आए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं मेरे तीनों पैनलिस्ट से कहना चाहता हूं कि मैं जो भी हम बात करें संक्षेप में करें और सही शब्दों का चयन करें, ऐसी मेरी निवेदन है। तो मैं चर्चा की शुरुआत मुकेश भाई से करना चाहता हूं कि मुकेश जी, आप ये बताएं कि ये जो महंगाई महंगाई महंगाई, ये 3 शब्द लोगों के कान में गूंज रहे हैं, इससे आप कितने इफेक्ट हुए हैं? आपको क्या परेशानी झेलनी पड़ी है? आज और 5 साल पहले के बीच में आप कितना डिफरेंस देखते हैं? थोड़ा सा आप रोशनी डालें। महंगाई तो पिछले 8-10 साल से जिस तरह ग्रोथ कर रही है वो काफ़ी बड़ी लेवल पर कर रही है। इससे पहले महंगाई इस तरह से जंप नहीं करती थी। उदाहरण के तौर पे 6 महीने पहले हम मसाले लिया करते थे, तो उदाहरण के तौर पे जीरा जैसे हमने उस वक्त लिया था 320 रुपये किलो। आज उसी जीरे की कीमत 200 रुपया 500 ग्राम हो गया है, यानी कि 400 रुपया किलो चला गया है। और ये सिर्फ 6 महीने में ही इतनी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिनका मूल्य जो है बहुत ऊपर चला गया है। आज आम आदमी सब्जी लेने जाता है तो 20 रुपया पाव से कम कोई सब्जी नहीं होती है। कम से कम 20 रुपये पाव किलो सब्जी, यानी कि 80 रुपया किलो सब्जी। जो सब्जी हम 5 से 6 साल पहले मात्र 25 से 30 रुपये किलो लेते थे, वो पाव किलो पे आ गई है। और इसके अलावा जो राशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा कीमत में उछाल आया है, लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं देता। नेता अपनी राजनीति में लगे रहते हैं और एक दूसरे की बड़ाई, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब चलता रहता है, लेकिन आम आदमी के बारे में किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा मुकेश भाई, मैं इसी सवाल से आपके साथ में एक सवाल इसमें और जोड़ता हूं कि इस महंगाई के अंदर मोदी सरकार जो कदम उठा रही है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? इस वक्त बड़े लेवल पर जो केंद्र सरकार जो सारे इन सब चीज़ों में जो वो डिसीजंस ले रही है, वो तो सिर्फ वही जानते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आम आदमी बहुत परेशान है और आम आदमी महंगाई जो है वो झेल नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए इसी मुद्दे पर मैं हमारे जो संघ के विचारक हैं नितिन देशमुख जी, उनसे उनकी राय जानना चाहता हूं। महंगाई के विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, महंगाई ये ग्रोइंग इकोनॉमी का एक फेनोमिना है जो इकोनॉमी ग्रोथ पकड़ती है। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे भारतवर्ष में क्या हुआ कि हम नेहरू के टाइम से अगर देखें संक्षिप्त में, तो नेहरू ने सोशलिस्टिक पैटर्न अपनाया था अपने इकोनॉमी का। तो सोशलिस्टिक पैटर्न में लेनिन ऑलवेज यूज्ड टू से प्रॉफिट इज़ अ डर्टी वर्ड। अब फंडामेंटली इन एनी ग्रोइंग इकोनॉमी ये फंडामेंटली गलत है कि प्रॉफिट से ही आपका कैपिटल बनता है। जब कैपिटल बनेगा तभी आप कहीं इन्वेस्टेबल सरप्लस पैदा कर सकोगे। सोशलिस्टिक पैटर्न में सब इकोनॉमी सब्सिडाइज होती थी। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक यूटिलिटीज़ जो हमने
चालू की थी उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस एक्स्ट्रा इट वाज अ मशीनरी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर कॉमन पीपल एम्प्लॉयमेंट अगर 5 आदमी की मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूं कि समय की मर्यादा भी है। नितिन भाई, महंगाई के मुद्दे पर कॉमन पीपल, और जैसे कि आप भी एक मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, तो आप क्या सोचते हैं सरकार जो कर रही है वो सही है, और आगे भविष्य में क्या होगा इसकी जानकारी? देखो, सरकार अपने जगह बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार ये डेवलपिंग इकोनॉमी में पैसा लगता है, तो एक तो सरकार रिजर्व बैंक से कर्जा लेके खर्चा करती है, या तो सॉवरिन बॉन्ड इशू करके लोगों से पैसा जमा करके खर्चा करती है। तो अभी जो सरप्लस पैसा इकोनॉमी में जा रहा है वो सरप्लस पैसा एम्प्लॉयमेंट भी देगा, लोग रोजगार निर्मित करेगा यानी एम्प्लॉयमेंट देगा। किसानों को जो सब्सिडी दे रहे हैं यानी 6,000 रुपये जो 6 महीने में 6,000 रुपये, साल का 12-14 हज़ार जो भी गवर्नमेंट देती है, वो सब पैसा इकोनॉमी में आ रहा है। और बेसिकली ये ऐसा ही मॉडल गवर्नमेंट को चुनना पड़ेगा। सही है नितिन भाई, मैं फिर से आपको रोकना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं संघ और बीजेपी मुझे आपके हृदय में दिख रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने अगले पैनलिस्ट कमल खेमचंद खत्री के पास जाना चाहूँगा। मैं कमल से पूछना चाहूँगा कि कमल जी, आप ये बताएं कि जैसे इन्होंने कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप रोज कमाते हैं और रोज खाने वाले लोग हैं, तो आप इस सरकार को, जैसे अभी नितिन जी ने कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है, और आप लोग क्या तकलीफ से गुजर रहे हैं ये बताएं। हम लोग गरीब लोग, हम दिन भर कमाएंगे तो रात को खाना खाएंगे। अगर ये सरकार अच्छा काम करी होती तो कौन ये करता। आज क्या भाव तेल, हम लोग गरीब आदमी तेल लेने जाता है, पहले 80 रुपये किलो तेल मिलता था, आज कि 1 लीटर तेल, किलो भी नहीं लीटर हो गया 200 रुपये। हम आम आदमी रोज़ कहाँ से इतना पैसा लगे। सरकार चोर है, गवर्नमेंट सब चोर है, सरकार चाहिए ही नहीं, मिलिट्री गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। अरे भारत देश को आप कह रहे हैं मिलिट्री गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, ये कॉमन आदमी के 3 जन के विचार जो अभी आपके सामने मैंने रखे। हम हमारे अगले मुद्दे पर आते हैं कि लोकतंत्र। मुकेश भाई, मैं फिर आपके पास आना चाहता हूं कि लोकतंत्र के बारे में कहा जा रहा है, लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं कि लोकतंत्र हमारा रहा नहीं, बचा नहीं, उसे खराब किया जा रहा है, तो कुछ आप इस पे कहना चाहेंगे? लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल पिछले 70 सालों से भारत देश में किया जा रहा है। संविधान के नाम पर लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र कहीं भी नहीं है। आज आम जनता को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक के लिए। आपने वोट दे दिया, आपने जिसे चुना, उसने जो मुद्दे रखे उस मुद्दों से खुश होकर आपने उसको चुना, और उसके बाद वो चुना हुआ व्यक्ति अपनी मर्जी करता है। वो पार्टी बदल देता है, वो लोगों की विचारधाराएं बदल देता है, वो अपने तरीके से डिसीजन लेता है, उसमें आम जनता का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ तक कि जनता के नाम पर नेता, आप ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र का जनता से कोई लेना देना नहीं, जो ऊपर के स्तर के नेता हैं से वही लोकतंत्र बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। लोकतंत्र सिर्फ नाम के लिए रह गया है। लोकतंत्र का इस्तेमाल आज नेता हो, सरकार हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, सारे लोग लोकतंत्र का नाम लेकर अपनी मनमानी करते हैं। ठीक है, मैं इसी विषय पर नितिन जी के पास में आना चाहता हूं। नितिन जी, लोकतंत्र के बारे में संक्षेप में कुछ बताएं। मैं मुकेश भाई से के विचारों से, मुकेश भाई अच्छे दोस्त हैं मेरे, लेकिन उनके विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ। लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र ये ऐसा ही चलता है उसमें। और इंडिया इज़ अ टिपिकल कंट्री वेयर देर आर 5 क्लासेस इन द सोसाइटी। अनपढ़ गवार, थोड़े पढ़े हुए, एम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड। ये लोकतंत्र किसको देना चाहिए? अमेरिका में लोकतंत्र बहुत
अमेरिका के अपने, खैर अमेरिका के अपने प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन अमेरिका में अपना लोकतंत्र पनपा है, क्योंकि वहाँ पे देशमुख साहब, 90% एक छोटा सा सवाल है मेरा। 90% नहीं, लोग, आप जो बोल रहे हैं उसमें एक छोटा सा सवाल है मेरा। ये जो हाल ही में जो चीज हुई है, हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार के बारे में जो हुआ है, लोकतंत्र, मैं महाराष्ट्र सरकार पर आऊंगा मुकेश भाई, नहीं, महाराष्ट्र मैं सरकार पर मुझे लोकतंत्र- आना है। मैं इसमें लोकतंत्र की बात कर रहा जी, हूं जी। कि लोकतंत्र, महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा सरकार और शिवसेना को यहाँ पर डिसीजन दिया था कि आप यहाँ पर राज करिए, मेजोरिटी उनको दी थी। लेकिन सत्ताधारियों ने क्या किया? सत्ताधारियों ने सरकार के लिए और सीट के लिए उस लोकतंत्र का जो है वो मुकेश भाई सरकार वही बनाता है जिसके पास गणित होती है। चलिए हम महाराष्ट्र के विषय पे आएंगे, तो मैं लोकतंत्र के विषय में थोड़ा मार्गदर्शन करें आप। हाँ, तो लोकतंत्र देखो, इंडिया में बहुत टिपिकल सिचुएशन है। इंडिया हाईली एजुकेटेड से लेके अंडर एजुकेटेड से लेके अनएजुकेटेड लोगों में बसता है। तो लोकतंत्र यहाँ का अभी प्रगत हो रहा है। हमारा लोकतंत्र खाली 75 साल पुराना है। अभी जब तक कि इसको ये अच्छी तरह प्रगत हो जाएगी तो 200 साल अमेरिका की इकोनॉमी आप देखो, अमेरिकन सोसाइटी देखो, बहुत प्रगत है। वहाँ पे लोकतंत्र बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं आपको हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बात यही है ना कि यहाँ पे वैरायटी है, वैरायटी के हिसाब से चलता है। अभी आप जैसा मुकेश भाई बोल रहे थे कि बीजेपी और शिवसेना को लोगों ने चुना था। मैं इस बीजेपी शिवसेना के मुद्दे पे अभी आऊंगा। आप लोकतंत्र के बारे में कुछ कहना चाहते? लोकतंत्र ये ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है, ठीक है। मैं कमल खेमचंद खत्री के पास आऊंगा कि लोकतंत्र के क्या मायने होते हैं, इसकी जानकारी है आपको? क्या फ्रीडम है, इसकी जानकारी है? आप हम यही जानते हैं सर कि हमें 2 वक्त का खाना और एक अच्छा घर, हमारे बच्चे को शिक्षा। हाँ, ये अभी बोल रहे दिनेश भाई मुकेश भाई बोल रहे हैं क्या ऐसा ऐसा है, क्या गरीब लोग, हम लोग क्या अनपढ़ लोग मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे कहाँ रहोगे? हम लोग भी तो मेहनत करते हैं, जब भी तो आप लोग रह रहे हो। अगर आप सब पढ़े लिखे ही रहेंगे तो अनपढ़ कहाँ जाएगी? ये इंडिया है। कमल भाई से इसी का नाम कमल भाई से लोकतंत्र मैं है। पूरी तरह कुमल भाई से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। देखो, हर एक इकोनॉमी में हर तरह का आदमी आज मुकेश कंट्रीब्यूट अंबानी करता कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो किसको क्यों नहीं को बोलते? गरीब आदमी क्यों पीस रहा है? वो तो और पैसे पे पैसे वाला बनते हैं। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। मेरे हिसाब से इसी को लोकतंत्र कहा जाता है कि जिसमें जितनी ताकत है वह अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता के अनुसार आगे जाए और पैसे कमाए। इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक, कोई बात नहीं। मैं अगले विषय पे आना चाहता हूं। आप तो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं मुकेश भाई। आज जो संसद में हुआ, स्मृति ईरानी वर्सेस सोनिया गांधी, इसमें आपका क्या विचार है? मैं फिर वही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं एक पार्टी से जुड़ा जरूर हूँ, लेकिन इस मामले में मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगा। और ये जो हो रहा है, ये सारा एक ओछी राजनीति हो रही है कि किसी की ज़बान से कोई गलत शब्द निकले और उस गलत शब्द को आप पकड़कर जो है संसद का समय, लोगों का समय, लोकतंत्र का समय और हिंदुस्तान के जो भारत के विकास है उसका समय आप बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसी बातों में आप जो समय बर्बाद करते हैं, उससे अच्छा आप विकास की बातें करें। और ऐसे नहीं, मेरा मुद्दा इसमें यह था कि जो स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी में आज कुछ झड़प हुई है, 2 से 3 मिनट की एक झड़प हुई थी, उस संदर्भ में स्मृति ईरानी सही थी या सोनिया जी? आपके विचार क्या बोलते हैं? इसमें यही कहूंगा सर कि वो समय बर्बाद है, सिर्फ संसद का समय चलिए, बर्बाद समय किया जाता बर्बाद है है। इसमें। शायद आज की जो लोकसभा की जो कार्रवाई हुई उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं है? अगर है तो उस पर कुछ मुझे बताएं हमारे दर्शकों को। मैं बहुत माफ़ी मांग के कहना चाहता हूँ कि जब 2 बिल्लियाँ मिलती है, दुश्मनी हो तो टकराती है या दोस्ती हो तो गले में गला डालती है। इससे ज़्यादा महत्व मैं देना नहीं चाहता। लोकतंत्र का ये भी एक छवि है कि सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी जी
में कोई बहस झड़प हुई लोकसभा में, ये एक लोकशाही का ही एक देन है। लोकशाही की ब्यूटी यही है। चलिए, ये लोकशाही की ब्यूटी कह रहे हैं। आज की लड़ाई शायद स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी भी इस बात को समझे कि ये लोकशाही की ब्यूटी है। अगर ये वो समझ लें तो जैसे कि मुकेश जी ने कहा कि लोगों का समय बर्बाद नहीं होगा, संसद का समय बर्बाद नहीं होगा, पैसा खर्चा नहीं होगा। ठीक है मित्रों, अगले विषय पे मैं आता हूं, जो एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो पिछले 1.5 महीने में घटी है, उसमें मुकेश भाई संक्षेप में मुझे आप बताएं। महाराष्ट्र में, जैसा कि मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है ये बिल्कुल ही लोकतंत्र के खिलाफ हुई है। लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और इस मनमानी की वजह से हमारा महाराष्ट्र का जो ग्रोथ है, जो हमारे राज्य में जो विकास होना चाहिए था, वो विकास कहीं ना कहीं रुक गया है। लोग आपसी लड़ाई में लग गए हैं। अब दल बदल चल रहा है और नेता इधर उधर खींचातानी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो हमारा मुद्दा है आज हिंदुस्तान में, पॉपुलेशन, और उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा है मेडिकल में आज आदमी बड़ा परेशान होता है। पर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में मेडिकल कहां से आया मुकेश भाई? जो ये उद्धव ठाकरे, शिंदे और जो देवेंद्र फडणवीस ने किया है, मैं उस संदर्भ में आपसे कुछ जानना चाहता हूं। नहीं, ये जो भी हुआ है ये इनकी आपसी राजनीति है और इस राजनीति में लोगों का नुकसान हो रहा है, आम जनता का नुकसान हो रहा है। चलिए, मैं इसी विषय को लेकर नितिन देशमुख जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो शिंदे सरकार बनी है ये सरवाइव कर सकेगी और आगे चल सकेगी, और शिवसेना का क्या होगा? 2 बातों का मुझे अगर कुछ संक्षेप में। अभी 14 के पहले जब मैं रिक्शा में प्रवास करता था, टैक्सी में प्रवास करता था या बस में प्रवास करता था, तो मैं रिक्शा वाले से भी बात करता था। कभी मेरे बिल्डिंग के जो प्यून है उनसे भी बात करता था कि अभी शिवसेना का जैसा कांग्रेस का परसेप्शन था एक ज़माने में लोगों में 14 के पहले, वैसा परसेप्शन मुझे शिवसेना के बारे में दिख रहा है लोगों में। और शिवसेना ने इसकी नींव अपने हाथ से डाली है। लोगों ने ये लड़े तो बीजेपी के साथ थे, फिर बीजेपी के विरोध में गए, पवार साहब के साथ। बीजेपी विरोध में गई या शिवसेना विरोध में गई? शिवसेना विरोध में, बीजेपी विरोध में गए। बीजेपी विरोध में गई। बीजेपी विरोध में गए। शिवसेना ने पवार साहब का दामन थाम के राष्ट्रवादी मतलब का, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि ये इसके बीजे जो है ये शिवसेना ने ही बोए हुए हैं। पर आप आज उसको इसकी खामियां भुगतनी पड़ रही है। पर आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे सिनेरियो के अंदर शिवसेना एक विक्टिम है। विक्टिमाइज खुद के करतूतों से विक्टिमाइज। ठीक है। मैं बहुत सामान्य व्यक्ति कमल खिमचंद खत्री से ये बात जाना, आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो चल रही है, जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उस राजनीति को कितना समझते हैं? एक कॉमन मैन क्या समझता है? हमारे गुरु है, उन्होंने एक बात बोली थी, एक राजा की 40 रानी है। बस वही चल रहा है राजनीति महाराष्ट्र में। ठीक है, एक राजा की मतलब शिंदे जी एक राजा हैं और उनकी 49 रानियां हैं। ठीक है, जो पिछले इंटरव्यू में जो बातचीत हुई थी, बात हमें बताई थी, हम तो वही सोच रहे। हाँ, पर ये जो हुआ वो अच्छा हुआ या खराब हुआ? ये मतलब शिवसेना के साथ गद्दारी हुई, ऐसा कहना है आपको? मैं खत्री जी से एक ही मजाक में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर शिंदे और 40 रानिया की बात कर रहे हैं आप, तो फिर देवेंद्र फडणवीस कौन है? वो क्या बोलते हो जो टॉर्च उड़ाता है ना, क्या बोलते हो? अंपायर है। ठीक है, चलिए हम ये 4 मुद्दों पर बात की। दोस्तों, ये मेरा YouTube मंच आप सभी कॉमन लोगों के लिए है। सेलिब्रिटीज को तो लोग बुलाते हैं, डिस्कशन करते हैं, पर हमने आज ऐसे 3 वर्ग को लेकर हमारे YouTube मंच पर आए। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, इसका आंसर शायद ये 3 लोग मुझे दे नहीं पाए, पर जो हम सोचते हैं कि 2024 के चुनाव के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने
यह सारी कवायद की देवेंद्र भाई के जरिए कि भाई महाराष्ट्र में जो 48 सीटें हैं उसमें मैक्सिमम हम कैसे लेकर आए। शिवसेना आ नहीं रही, अगर शिवसेना साथ में नहीं आती तो पहले जितनी सीटें भी आना मुश्किल होगा। तो ये तोड़ फोड़ 2024 के चुनाव को देखते हुए की गई है, ऐसा मेरा आकलन है। इसमें अब जो रुपया फूका गया है ये मेरा आकलन है। हाँ, आइडियोलॉजी की बात करें तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था संगठन सबसे बड़ा होता है। शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी और उनके आदर्श पर चले नहीं। वो एक बंड रिबेलियन, जिसे आप जो भी कहें, आप उसे जो भी कहें, पर मुझे ये बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाने का एक ही कारण है कि ये लोकसभा की तैयारी करेंगे और जो विधायक 4 टाइम 5 टाइम के एमएलए हैं, जैसे देवेंद्र जी हुए, सुधीर मुनगंटीवार हुए, मंगल प्रभात लोढ़ा हुए, ऐसे बहुत से नेता जो या 4 या 5 टाइम चुनाव हैं, जैसे नारायण राणे हुए, तो इनसे कहा जाएगा कि ये 2-2.5 साल के अंदर आप एक लोकसभा में जाइए। देवेंद्र भाई को भी लोकसभा लड़ने के लिए कहा जाएगा और आने वाला जो मंत्रिमंडल है, जो बीजेपी की सेकंड लाइन और थर्ड लाइन की लीडरशिप है, जैसे आशीष शेलार हुए, वह इसको लीड करेंगे। और ये जो सीनियर नेता हैं जो 5 टाइम 6 टाइम एमएलए बने हैं, इनको लोकसभा लड़ने के लिए कहा जाएगा और लोकसभा में सीट ज्यादा से ज्यादा लेकर आए। यह कोशिश के लिए यह सरकार बनाई गई है। शिंदे का भविष्य लोकसभा के चुनाव के बाद में मुझे शून्य दिखाई देता है। शिवसेना अपने कैडर के ऊपर है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक आइडियोलॉजी की पार्टी है। तो मुझे लगता नहीं कि आज थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, पर यह पौधा फिर से खड़ा हो जाएगा। यह मेरे विचार हैं। आपका कहना है शिवसेना का पौधा? हाँ, शिवसेना का पौधा फिर से खड़ा हो जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। आप कॉमन व्यक्ति अगर कोई भी हमारे YouTube मंच पर आकर डिस्कशन करें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर और ईमेल आईडी दिया है, हमें कांटेक्ट करें, हम आपको जरूर बुलाएंगे। हमारा मंच कॉमन लोगों के लिए ही है। आप तीनों पैनलिस्ट मेरे मंच पर आए, इसी के लिए आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।